हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ज़्यादा दमदार टॉपिक में, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बहुत तरीकों से ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये चीज़ अगर आप इंटरव्यू में हैं तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, हाँ भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, बता तो दो ये क्या चीज़ है। एग्जैक्टली तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं खुद को भी तो जस्टिफाई करना है कि आप वाकई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपके पेपर एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सटीक एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। हर पार्ट में से क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल सटीक तरीके से। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो पूरी देखिएगा। हर इमेज के साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा और हर क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से आएगा। कंटेंट अच्छा लगे कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट हमेशा रिक्वायर रहता है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सपोर्ट करते भी रहेंगे। चलिए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए, मतलब मैंने इसे यहाँ पर लिख के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि ये कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। यूँ तो हज़ारों पार्ट्स ऑब्वियसली होते होंगे ट्रांसफॉर्मर में, बट हम लोगों को जो मेन पार्ट्स पढ़ने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो सामने दिखते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेन जो पार्ट्स पढ़ने हैं, ट्रांसफार्मर, टैंक, कंजर्वेटर, बुकोल्स रिले, रेडिएटर, कूलिंग फैंस, एक्सप्लोजन वेंट, OLTC, ऑन लोड टैप चेंजर और ऑफलोड टैप चेंजर, दो टाइप के होते हैं, बात करेंगे डिटेल में। ब्रीदर, ड्रेन वॉल्व, हाई एंड लो वोल्टेज बुशिंग। अब आप लोग इसकी इमेज देख सकते हैं, अब आप लोग इसकी इमेज दे सकते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें किस तरीके से ब्रीदर लगा है, कंजर्वेटर लगा है, बुकोल्स रिले लगी हुई है, एक्सप्लोजन वेंट देखिए किस तरीके से इस हाथ की तरह यूं करके निकला हुआ है, ठीक है, कूलिंग ट्यूब्स लगे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक डायग्राम है। अदरवाइज बाकी के जो पार्ट्स हैं उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए इमेज तैयार करी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को बीच में दिखाता रहूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर टैंक से। देखिए कोई भी ट्रांसफॉर्मर है, जाहिर सी बात है उसके अंदर वाइंडिंग होगी, प्राइमरी सेकेंडरी। अब उस ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं तो उसमें ऑयल भी भरा होगा, बिल्कुल ऑयल भरा होगा। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, अगर मैं बात करूं ऑयल की, ऑयल मिनरल ऑयल यूज होता है ट्रांसफॉर्मर में। और मिनरल ऑयल, अच्छा जो लोग स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बता दूं ऐप डाउनलोड, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं करी है वो लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे पेपर का भी सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलेंगे जो आपको कहीं किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, कहीं किसी ऐप पे नहीं मिलेंगे। UPPCL जेई, UPPCL जेई के चारों शिफ्ट के 19 के पेपर, फिर 2 शिफ्ट के 18 के पेपर, DMRC TG2, लखनऊ मेट्रो TG2, जेई के DMRC के पेपर, जेई के लखनऊ मेट्रो के पेपर, फिर SSC के पूरे 12 सॉल्व्ड पेपर, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं शायद भूल भी रहा हूँ अभी बताने में आप लोगों को। तो देखिए ऑयल, मिनरल ऑयल यूज होता है यहाँ पर, और ऑयल के 2 काम होते हैं, एक इंसुलेशन प्रदान करना, इंसुलेशन देना किसको, 2 वाइंडिंग के बीच में एक इंसुलेशन देना, और कूलिंग देना, मतलब एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना किसको, 2 वाइंडिंग्स और बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको कूलिंग देना। किस तरीके से कूलिंग देता है, ऑयल को ठंडा किया जाता है रेडिएटर्स के द्वारा। मैंने कल के लेक्चर्स में बताया भी था जब मैं ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल और टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड बता रहा था, तो उसमें क्या मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऑयल ठंडा किया जाता है। आज मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑयल ठंडा करके मतलब सर्कुलेट किया जाता है ताकि वाइंडिंग के इंसुलेशन भी ठंडे रहें और वाइंडिंग भी ठंडी रहे। अब देखिए यहाँ से पाइप होके जाता है और ये जो पाइप होके जाता है ये कंजर्वेटर में जाता है, इसे कंजर्वेटर बोलते हैं, कंजर्वेटर बोलते हैं, ठीक है, कंजर्वेटर बोलते हैं। चलिए तो इसे कंजर्वेटर बोलते हैं। अब आप देखिए बड़े ही ध्यान से समझना, ये क्या है, मेन टैंक है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। तो मेन टैंक के अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्मर का जो टैंक की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेन टैंक के अंदर क्या है, वाइंडिंग है और ऑयल है। अब बात करते हैं इस वाइंडिंग की। ये जो वाइंडिंग हो रखी है, मैंने आपको बताया है 2 तरीके से ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाई जाती है। वैसे तो 3 तरीके की कोर होती हैं, कोर, शेल और बेरी। मैंने आप लोगों को ये तो सबसे पहला लेक्चर कराया था ट्रांसफॉर्मर का कि टाइप्स ऑफ कोर कैसी होती हैं। कोर
एक तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, एक शेल टाइप होता है, एक बैरी टाइप होता है। तो यहां पर जो ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग एक्चुअली किस पे लगाई जाती है, इस तरीके से कोर पर लगाई जाती है ये वाइंडिंग, मतलब इस तरीके से कोर पर ये वाइंडिंग डिजाइन करी जाती है। ये अगर शेल है तो कुछ इस तरीके से करी जाएगी, और अगर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है तो कुछ इस तरीके से करी जाएगी वाइंडिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को कोर टाइप और शेल टाइप की इमेजेस दिखा देता हूं, देख लीजिए आप लोग। कोर टाइप और शेल टाइप आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और कोर टाइप शेल टाइप में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंगल फेज के लिए अलग बताई है। देखिए सिंगल फेज के लिए एक ही वाइंडिंग यूज हो रही है कोर टाइप और शेल टाइप में, वहीं आप लोग देखेंगे 3 फेज के लिए 3 वाइंडिंग यूज हो रही हैं। तो बड़ा ही सिंपल डायग्राम बनता है। चलिए अब आप लोग देखिए, ये कोर टाइप और शेल टाइप हो गए। ठीक है, कोर टाइप शेल टाइप में अब यहाँ पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ये बात बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे पिछले 3-4 लेक्चर पहले कर चुका हूं। आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आप निकालिए प्लेलिस्ट और उसमें देखिए आप क्रैश कोर्स। तो ट्रांसफॉर्मर में मैंने कोर और शेल बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कर रखे हैं, समझा रखे हैं वहां पे। ठीक है, तो कोर जो है उस पर वाइंडिंग बांधी जाती है, कोर पर वाइंडिंग बांधी जाती है। और कोर कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं जो मेजरली यूज होती हैं। चलिए अब आप देखिए, कोर का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर ये कंजर्वेटर है, यहां से ये कंजर्वेटर आधा भरा रहता है ऑयल से, मतलब ऑयल पूरा मेन टैंक से लेके कंजर्वेटर तक भरा रहता है। पूरा कंजर्वेटर तो नहीं, आधा कंजर्वेटर भरा रहता है। कंजर्वेटर का काम क्या होता है, अब बड़े ही ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है। ये जो वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है, जब यहाँ पर करंट जाता है तो ये वाइंडिंग क्या होती है, I2R लॉस से हीट होती है, ये वाइंडिंग हीट होती है। और जब ये वाइंडिंग हीट होती है तो नो डाउट ऑयल भी क्या होता है, गर्म होता है। हीट पैदा हुई तो ऑयल क्या हुआ, ऑयल भी हीटअप हुआ। ऑयल हीटअप हुआ तो क्या होता है, ऑयल हीटअप होगा तो क्या होगा, आपको सोचिए। जब ऑयल हीट करता है तो ऑयल गर्म करेगा, गर्म करेगा माने एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा मतलब फैलेगा। ऑयल गर्म करके एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेगा तो क्या है, ऑयल के लिए कोई जगह खाली होनी चाहिए ना जहां पर जाके वो फैल सके, अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ऑयल बर्स्ट हो जाएगा बुरी तरीके से। तो ऑयल गर्म होके फैलता है तो फैलने के लिए उसे जगह चाहिए। तो ये जो फैला ऑयल तो क्या कंजर्वेटर तक हम आधी जगह इसलिए खाली छोड़ते हैं ताकि अगर फैलेगा तो थोड़ी और जगह यहां पर रहे, जिससे कि हमारा ट्रांसफॉर्मर फटने से बचा रहेगा। चलिए, तो यहां पे इसीलिए खाली करके रखते हैं कंजर्वेटर को। और आधा क्यों भरा करके रखते हैं, एक और बात आती है कि नहीं साहब फिर पूरा खाली क्यों नहीं करके रखते। सर्दियों में ऑयल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सर्दियों में चीज सुकड़ती है ना, तो ऑयल भी क्या करता है, सुकड़ता है। मतलब ऑयल इनफैक्ट कम होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको खाली रखूंगा तो ऑयल सुकड़ के नीचे आ जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऑयल इतना सुकड़ जाए कि मेन टैंक भी खाली हो जाए, तो ऐसा हम करने ही नहीं देते। इसीलिए हम इसको आधा भरा रखते हैं ताकि ऑयल भरा रहे। मतलब अगर सुकड़ के भी आए तो भी पाइप तक तो एटलीस्ट ऑयल बना रहे। ठीक है, पाइप तक तो ऑयल एटलीस्ट बना रहे। तो ये जो आपका कंजर्वेटर है, ये एक किसकी तरह काम करता है, एक समझ लीजिए गैराज की तरह काम करता है। जैसे गैराज होता है ना, गाड़ी जा सकती है, पार्क हो सकती है, फिर आ सकती है, तो वैसे ही काम करता है। मतलब ऑयल के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है वो प्रोवाइड करके रखता है कंजर्वेटर, ताकि ज़रूरत आने पर यूज़ हो जाए। जैसे गैराज में क्या करते हैं, हम गाड़ी रखते हैं ताकि ज़रूरत आने पे 2-3 गाड़ी और रख सकें तो यूज़ हो जाएंगी, तो वो बाहर निकल आएंगी, फिर दोबारा रख देंगे। सेम ऐसी ऑयल का गैराज है एक तरीके से। ऑयल एक्स्ट्रा है तो यहाँ भरा रहता है आधा, और अगर क्या है, अगर ऑयल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और निकालना है तो ऑयल यहाँ से नीचे आ जाएगा करके। इतना पॉइंट क्लियर है। तो कंजर्वेटर कहीं ना कहीं आप लोगों का किस तरीके से काम करता है, कंजर्वेटर आप लोगों का काम करता है। नोट्स के लिए देखिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, गिवन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो कंजर्वेटर एक्स्ट्रा ऑयल आप लोगों के लिए बना के रखता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑयल आप लोगों के लिए रखता है ताकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ऑयल अगर ज़्यादा हो, एक्सपेंड कर जाए, ज़्यादा एक्सपेंड कर जाए तो फैलने के लिए जगह हो, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो जो ऑयल अंदर है वो भी यूज़ हो जाए मेन टैंक के अंदर। क्योंकि ऑयल की कमी अगर मेन टैंक में पड़ गई तो वाइंडिंग जल जाएंगी, याद रखिए। क्लियर है इतना पॉइंट। तो चलिए, ये कंजर्वेटर का काम था।
अब बात करते हैं जो पाइप है कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच। देखिए ये मेन टैंक है और ये कंजर्वेटर है। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जो ये पाइप है, इस पाइप के अंदर रिले होती है, बुकोल्स रिले। इस पाइप के अंदर क्या होती है? बुकोल्स रिले होती है। अब समझेंगे बुकोल्स रिले क्या करती है। बुकोल्स रिले, सबसे पहले तो एक रिले के बारे में हम लोग समझते हैं कि रिले क्या होती है। मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। देखिए रिले, सबसे पहले तो आपको समझनी पड़ेगी कि रिले खुद में क्या चीज होती है। रिले एक वो डिवाइस है जो किसी भी लाइन में या किसी भी जगह पे फॉल्ट हो रहा है उसको डिटेक्ट करके, सेंस करके बताती है। किसको? सर्किट ब्रेकर को, कि भाई तुम खुल जाओ। मतलब कहने का, जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई तो आपके दिमाग ने सोचा कि मैं अब इस लड़ाई में थप्पड़ मारूं कि नहीं मारूं। आपके दिमाग ने सोचा, हाथ ने थप्पड़ मार दिया। समझिएगा बात को, आपके दिमाग ने सोचा, हाथ ने थप्पड़ मार दिया, तो हाथ हुए सर्किट ब्रेकर। दिमाग ने थप्पड़ नहीं मारा पर दिमाग ने सोचा और दिमाग ने बताया। एग्जैक्टली यही काम होता है रिले का। ये सोचती है कि हाँ भाई अब तैयार हो जाओ, ट्रिप होना है, सिग्नल भेजती है सर्किट ब्रेकर को। वो डीसी सिग्नल होता है, याद रखिए, सर्किट ब्रेकर को जो भेजती है। ये सारी बातें मैं जब सबस्टेशन के बारे में पढ़ाता हूं तो मैं करता हूं। यहां पर ऑब्वियसली बात है, ट्रांसफार्मर चल रहा है तो रिले का मैं पहले एक छोटा सा फंक्शन बता रहा हूं कि रिले इट सेंस या इट डिटेक्ट्स द फॉल्ट, इट डिटेक्ट्स या फिर इट सेंस द फॉल्ट, सेंस द फॉल्ट। ये क्या करती है? ये डिटेक्ट करती है या फॉल्ट को सेंस करती है रिले। रिले कभी सिग्नल खुद नहीं देती, पर अब यही देखिए कहानी में ट्विस्ट है, और यही जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये बुकहोल्स रिले एकमात्र ऐसी रिले है, ये पेपर में पूछा गया था किसी जेई के पेपर में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं किसमें। ये बुकहोल्स रिले जो है एकमात्र ऐसी रिले है, बुकहोल्स रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो सिग्नल को ट्रिप भी करती है, जो सिग्नल को ट्रिप भी कर सकती है, प्लस सिग्नल को फॉल्ट डिटेक्ट भी कर सकती है, सिग्नल में फॉल्ट डिटेक्ट भी कर सकती है। मतलब अब देखिए, सिग्नल में फॉल्ट डिटेक्ट कर रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिले का काम फॉल्ट डिटेक्ट करना होता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि वो सिग्नल को ट्रिप भी कर रही है। मतलब ये एकमात्र ऐसी रिले बन जाती है जो खुद ब खुद सिग्नल को ट्रिप भी करती है, एकमात्र ऐसी रिले बन जाती है। बुकहोल्स रिले की बात करें तो इसकी अपनी आप में डिटेल लेक्चर्स में जब हम लोग बात करते हैं तो पूरा सर्किटरी समझते हैं, बट मैं जो यहां पर आपको पॉइंट्स बता के चल रहा हूं उस पॉइंट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात का दावा देता हूं। अब आप बात समझिए कि बुकहोल्स रिले एक्चुअली एक गैस एक्चुएटेड रिले है। गैस एक्चुएटेड रिले है मतलब होता क्या है, गैस एक्चुएटेड रिले है मतलब जब बुकहोल्स रिले इसके अंदर लगी रहती है, यहां लगी रहती है। बुकहोल्स रिले कब काम करती है? जब सर्किट में या ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट होने वाला हो। मतलब ट्रांसफॉर्मर में जब फॉल्ट होने वाला होता है तो देखिए कहानी शुरू कहां से होती है फॉल्ट की। कहीं पर जाहिर सी बात है, मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ हो, मान लो कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जानना कि बुकहोल्स रिले ओनली फॉर इंटरनल फॉल्ट यूज होती है। मतलब बुकहोल्स रिले किसी भी ट्रांसफॉर्मर में अंदर के फॉल्ट को ही बता पाती है, बाहर के फॉल्ट को नहीं बता पाती। अंदर के फॉल्ट को बता पाती है, बाहर के फॉल्ट को फिर कौन बताता है? उसके लिए हम लोग दूसरी प्रोटेक्शन यूज करते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बाकायदा पूरे पावर सिस्टम में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जो लोग फुल कोर्स लेते हैं उनको ये पूरा डिटेल में वो लोग इस चीज़ को देख पाते हैं। अभी हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कंटेंट इतना दमदार क्रैश कोर्स में भी मैं दे रहा हूं। बिलीव करिए आपके 40 से 50 नंबर मैंने टारगेट लेके चला हुआ है, और एग्जैक्टली 50 नंबर में बता रहा हूं आपको। सारे लेक्चर्स देखेंगे तो जरूर बढ़ेंगे। तो बुकहोल्स रिले ओनली फॉर इंटरनल फॉल्ट होती है, ये एक्सटर्नल फॉल्ट से इसका कोई मतलब नहीं होता। एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए फिर हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगाते हैं यहां पर। तो अब आप लोग इस बात को समझिए कि डिटेक्ट्स द, अच्छा ये ओनली फॉर इंटरनल फॉल्ट है। दूसरी चीज गैस एक्चुएटेड रिले में समझा रहा था। हाँ, तो कहानी शुरू कहां से होती है समझिएगा थोड़ी सी।
जैसे फॉल्ट, मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी हुआ, फॉल्ट हुआ, लॉस बढ़े, लॉस बढ़े तो फिर क्या हुआ, देखिए फॉल्ट हुआ, लॉस बढ़े तो फिर क्या हुआ, लॉस बढ़े तो फिर क्या हुआ, लॉस अगर बढ़ गए, फॉल्ट हुआ, लॉस बढ़ गए, लॉस बढ़ गए तो क्या हुआ, वेपर बना, मतलब ऑयल की भाप बनी, भाप बढ़ती चली गई। जैसे जैसे ऑयल की भाप बढ़ेगी तो ये जो बुकोल्स रिले है इसमें मरकरी स्विच यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, मरकरी स्विच होते हैं यूज। देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बुकोल्स रिले में कौन से स्विच यूज होते हैं, मरकरी स्विच। तो जैसे जैसे भाप बढ़ती है मरकरी स्विच काम करना शुरू कर देते हैं। अगर भाप थोड़ी कम लेवल पे बढ़ रही है तब तक तो वो क्या करता है कि सिग्नल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और अलार्म सर्किट को बोल देता है अलार्म बजा दो, अलार्म सर्किट ऑन। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या होता है, अगर फॉल्ट कम है, बहुत छोटा सा फॉल्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है वेपर कम बने होंगे, तो ऑयल सिग्नल क्या होता है कि फिर जब फॉल्ट क्योंकि छोटा सा है, फॉल्ट छोटा सा है, ऑयल वेपर कम पैदा होंगे, ऑयल के वेपर कम पैदा होंगे मतलब रिले का जो मरकरी स्विच एक्टिवेट हो रहा है वो केवल और केवल अलार्म सर्किट को क्या करेगा, चालू करेगा। अलार्म बज जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को बंद कर देंगे, फिर चेकिंग के लिए ट्रांसफार्मर रखा जाएगा कि भाई फॉल्ट कहाँ हुआ है। पर अगर मान लीजिए एकदम से बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया अंदर ट्रांसफार्मर के, मैं अंदर क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ये अंदर की ही फॉल्ट के बारे में बात करती है। अगर ट्रांसफार्मर में मान लीजिए बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया तो ऑयल वेपर बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे, ऑयल वेपर इतने ज़्यादा बनने लगेंगे कि दूसरा भी मरकरी स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। एक्चुअली दो मरकरी स्विच यहाँ पर लगे रहते हैं, तो जब दूसरा मरकरी स्विच भी एक्टिवेट हो जाएगा फिर क्या होगा कि अब अलार्म सर्किट की बात नहीं होगी, अब ये डायरेक्ट ट्रिप कर देगा, डायरेक्ट ट्रिप कर देगा, याद रखिए। तो मरकरी स्विच का बड़ा ही भारी यूज है। ये मरकरी स्विच फ्लोट करते रहते हैं बुकोल्स रिले के अंदर, मतलब तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। एक और बात जानिए, पेपर में पूछी जाती है कि बुकोल्स रिले क्या करता है। बुकोल्स रिले इंसिपिएंट करता है, मतलब कोई फॉल्ट अगर होने वाला है तो जाहिर सी बात है वो फॉल्ट जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा होगा, किसके द्वारा, करंट की बढ़ोतरी के द्वारा, मतलब धीरे धीरे करंट बढ़ रहा होगा अगर फॉल्ट होने वाला है। और अगर फॉल्ट होने वाला है और करंट बढ़ रहा होगा तो पक्की बात है कि जो ऑयल गर्म हो रहा है वो ऑयल भी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो एक और चीज पूछी जाती है बुकोल्स रिले के बारे में कि बुकोल्स रिले क्या करता है। बुकोल्स रिले फॉल्ट को पहले ही पता कर लेता है, एंटीसिपेट कर लेता है, फॉल्ट को पहले ही पता कर लेता है, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ता, पहले पता कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलार्म क्लॉक ही बजता है, इतनी बड़ी नौबत ज़्यादातर आती नहीं है। आप लोग इतना लिखिए, हम लोग बात कर चुके टैंक की, कंजर्वेटर की, बुकोल्स रिले की, इतना पॉइंट क्लियर है, ये आप लोग लिखिए तब तक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बाकी इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ आगे की चीज़ें। अच्छा, इसकी लोकेशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे आप इसकी लोकेशन को लेके, लोकेशन क्या है इसकी, मैंने लिखी है शायद लोकेशन, यहाँ नहीं लिखी। देखिए लोकेशन क्या बनेगी इसकी, आप लोग वैसे तो आंखों से देख पा रहे होंगे, ये पाइप में, मतलब इन पाइप बिटवीन कंजर्वेटर एंड मेन टैंक। तो पाइप के अंदर, और वो भी कहाँ, बिटवीन कंजर्वेटर एंड मेन टैंक, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, याद रखिए। चलिए तो मैं मिटा देता हूं इसको, फिर चलते हैं आगे। अब आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे बुकोल्स रिले, आप लोग अपनी स्क्रीन पे बुकोल्स रिले देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए मैंने आपको बताया था दो मरकरी स्विच यूज हो रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं ट्रिप सर्किट के लिए लाइन जा रही है और ऊपर आप देख सकते हैं अलार्म सर्किट के लिए लाइन जा रही है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने, ठीक है। तो इस तरीके से बुकोल्स रिले यूज होती है। चलिए बात करते हैं रेडिएटर की, रेडिएटर की बात करते हैं। अब देखिए रेडिएटर को आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैंने देखिए इस तरीके से जो प्लेट लगी हुई हैं यही रेडिएटर्स हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे प्लेट लगी हैं, यही रेडिएटर्स हैं। रेडिएटर क्या करता है, मैंने आपको कूलिंग मेथड्स बताए थे, इससे पिछले लेक्चर में कूलिंग मेथड्स बताए थे। तो रेडिएटर क्या करता है, देखिए ऑयल को ठंडा करना है, ऑयल अंदर मेन टैंक में गर्म हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये मेन टैंक है,
ये मेन टैंक है, ठीक है, मेन टैंक है, यहाँ ऑयल भरा हुआ है। अब ये ऑयल क्या हो रहा है, गर्म होगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडिएटर्स लगा देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से रेडिएटर्स लगा देते हैं, इस तरीके से रेडिएटर्स लगा देते हैं, इस तरीके से। तो रेडिएटर्स में क्या होता है, यहाँ से ऑयल जाएगा, रेडिएटर्स में क्या होगा, यहाँ पर ऑयल जाएगा, रेडिएटर में क्या होगा, यहाँ से ऑयल जाएगा, इस तरीके से ऑयल बहता रहेगा, इस तरीके से ऑयल बहता रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर ऑयल बहता रहेगा, इस तरीके से। और जब यहाँ से ऑयल जाएगा तो ये ऑयल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये ऑयल ठंडा हो जाएगा, मतलब अंदर से गर्म आएगा और बाहर से होके आएगा तो ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर से ये जो रेडिएटर्स के थ्रू होके आएगा, रेडिएटर्स कैसे होते हैं, पतले से होते हैं और चौड़े से होते हैं। तो देखो, आप किसी भी चीज़ को चौड़े बर्तन में रख देते हो तो वो ठंडी होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब हवा ज़्यादा से ज़्यादा लग सकती है उसको। तो यहाँ से ऑयल ठंडा होकर फिर से अंदर चला जाता है, इस तरीके से ये वाइंडिंग को अंदर ठंडा रखता है। देखिए, यहाँ से हॉट रहेगा, हॉट से यूँ करके जाके फिर अंदर चला जाएगा, फिर इस वाइंडिंग को ठंडा करके फिर इस तरीके से सर्कुलेट होता रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे कि हम लोगों का रेडिएटर्स काम आते हैं ऑयल को ठंडा करने में, सरफेस एरिया बढ़ा के। देखिए, एक एक पॉइंट का मतलब समझिए, सरफेस एरिया को बढ़ाकर। कूलिंग फैंस की मैं बात करूँ, कूलिंग फैंस अगर ये रेडिएटर लगे हैं तो यहाँ पर भी आप कूलिंग फैंस लगा सकते हैं, ताकि इन रेडिएटर्स के थ्रू ये ऑयल जब, मतलब एक तो ऑयल रेडिएटर भी ठंडा करेगा, साथ में पंखे लगा दोगे तो वो भी ठंडा करेंगे, साथ में पंखे लगा दोगे तो वो भी ठंडा करेंगे रेडिएटर को, ठीक है, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अदरवाइज आपका रेडिएटर चाहे नहीं भी लगा हो, आपका मेन टैंक है, तो आप यहाँ पर पंखे लगा सकते हैं और पंखे हवा देंगे तो कहीं ना कहीं तो ऑयल को ठंडा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो कूलिंग फैंस, और मैंने कई तरीके के डिफरेंट कूलिंग मेथड भी बताए हैं पिछले वीडियोस में। चलिए, मैं आप लोगों से, अच्छा आप लोग मेरे को कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। काफ़ी दिन हो गए, आप लोगों से पूछा नहीं है, आप लोगों ने भी बताया नहीं है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चली है, क्योंकि मेरे को कई बच्चे मेरे से बात करते हैं, मिलते हैं, या फ़ोन आते हैं या मैसेज आते हैं, तो वो लोग, कुछ बच्चों से मेरी ये बात होती है तो वो लोग यही कहते हैं कि सर पेपर है नहीं, अभी आए नहीं रहा। बट मैं बेटा आप लोगों को यही बोलता हूँ कि चुनाव से पहले बिल्कुल अपने आप को होल्ड करके रखिए, आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए चुनाव से पहले एटलीस्ट, क्योंकि देखो यहीं पे चीज़ें डिफरेंस आ जाती है। जो बच्चे डाइसी रहते हैं, मतलब करें नहीं करें, करें नहीं करें, वो बेचारे रह जाते हैं, और सच में जो क्लियर होते हैं कि हाँ मैंने 6 महीने और देने हैं, पेपर देना है। जब पेपर देना है तो खुशी से देना है ना, फिर नहीं तो फिर बिल्कुल छोड़ देना है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि 6 महीने और दे दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज निकलेंगी, क्योंकि चुनाव है 2022 में यूपी में। प्लीज़ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ। चलिए, कमेंट करके मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में ज़रूर बताइएगा। ये है कूलिंग फैंस, ठीक है। कूलिंग फैंस को मतलब मैंने पहले ही भी बता रखा है। एक्सप्लोजन वेंट की बात करें, चलिए एक्सप्लोजन वेंट की बात करें। अब देखिए, एक्सप्लोजन वेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सप्लोजन वेंट में कुछ इस तरीके से एक्सप्लोजन वेंट लगा हुआ है। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से एक्सप्लोजन वेंट लगा हुआ है। तो देखिए एक्सप्लोजन वेंट में क्या होता है, अगर मान लीजिए मेन टैंक में, ये मेन टैंक है, यहाँ पर कंजर्वेटर है। मेन टैंक में अगर कंजर्वेटर है यहाँ पर, अब मान लीजिए ऑयल गर्म हुआ, ऑयल गर्म हुआ तो एक्सपेंड करेगा, तो वो कंजर्वेटर को भी फुल कर देगा। अब मान लीजिए हालात इतने बुरे हो गए कि कंजर्वेटर भी कम पड़ गया और ऑयल का जो है प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, तो याद रखिए जो एक्सप्लोजन वेंट है जो इस तरीके का होता है, इसमें एक डायफ्राम लगा होता है, मतलब एक झिल्ली लगी होती है, डायफ्राम एक झिल्ली लगी होती है। अगर ऑयल कंजर्वेटर में बहुत ज़्यादा हो गया या फुल हो गया, मतलब लॉस हुए तो हीट हुआ, ऑयल हीट हुआ तो ऑयल ऊपर चढ़ गया, और ऑयल ऊपर चढ़ गया तो अब ऑयल में इतना दबाव हो गया, ऑयल इतना फैल रहा है, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर से दबाव बना रहा है, इतना हाई प्रेशर से एक्सपेंड कर रहा है कि उसे अब जगह नहीं बची। तो वो क्या करेगा, ये डायफ्राम फाड़ के ऑयल फैल जाएगा, निकल जाएगा। याद रखिए, इस एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीजिंग वॉल्व भी कहते हैं, प्रेशर रिलीजिंग वॉल्व भी कहते हैं। बात करते हैं OLTC की, ठीक है।
चलिए आप लोग लिख लीजिए इतना। अब देखिए OLTC, ऑन लोड टैप चेंजर। देखिए दो तरीके के होते हैं, ऑन लोड टैप चेंजर और ऑफ लोड टैप चेंजर। अब ये क्या काम करते हैं? इसका सबसे बड़ा काम है टू इंप्रूव वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, MCQ में आता है। बात करते हैं आगे। ये मेन टैंक है, ठीक है। अब आप समझिए ये आपका वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जैसे अभी तक डायग्राम आप लोगों के लिए बना रहा था, ये प्राइमरी वाइंडिंग है मान लीजिए। इस वाइंडिंग को हम लोग याद रखिए इस तरीके से बुशिंग के थ्रू लेते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम इसे बुशिंग के थ्रू लेते हैं। जैसे मैं अभी इस तरीके से बना रहा था, एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है कि तार अंदर से बाहर लेके आते हैं, नहीं, इसको बुशिंग की तरह इस तरीके से लेते हैं, बुशिंग की तरीके से इस तरीके से लेते हैं। यहाँ बुशिंग की तरीके से, बुशिंग के द्वारा लेते हैं, मतलब तरीके से क्या, बुशिंग के द्वारा लेते हैं। तो ये बुशिंग के द्वारा लेते हैं, यहाँ पे ये बुशिंग के द्वारा लेते हैं, ये बुशिंग के द्वारा लेते हैं, इस तरीके से बुशिंग के द्वारा लेते हैं, याद रखिए इस चीज़ को। तो ये जो बुशिंग के द्वारा लेते हैं, मतलब यहाँ से आपकी लाइन आएगी और इस तरीके से लाइन चली जाएगी मान लीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो HV बुशिंग होगी उसमें नंबर ऑफ जो हाइट होगी एक्चुअली और नंबर ऑफ डिस्क होंगी वो ज़्यादा होगी HV बुशिंग की, और अगर LV बुशिंग होगी तो उसकी हाइट छोटी होगी, याद रखिए। HV बुशिंग होगी हाइट बड़ी होगी, LV बुशिंग होगी हाइट छोटी होगी। HV होगी तो डिस्क ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, LV होगी तो डिस्क कम इस्तेमाल होगी। अब आप इस बात को यहाँ पर समझिए कि मैं बात करूँ OLTC की। मैं अभी तो एक बुशिंग के बारे में आपको छोटा सा आइडिया दे रहा था। बुशिंग क्या करती है, बुशिंग का काम क्या होता है, बुशिंग का वर्क क्या होता है। बुशिंग देखिए ये वाइंडिंग है और ये लाइन है, ट्रांसफॉर्मर से आ रही है, इसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन लाइन एंड वाइंडिंग, मतलब जो लाइन है और वाइंडिंग है उसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। ये कौन, बुशिंग इंसुलेशन प्रोवाइड करती है लाइन और वाइंडिंग के बीच। करनी भी चाहिए, एक डिस्टेंस देके रखती है, अदरवाइज नहीं तो लाइन इस पार्ट को ना टच कर जाए, मतलब बचा के रखती है। अब आप खुद सोचिए, अगर डायरेक्ट ये मेन वाइंडिंग और डायरेक्ट लाइन यहाँ पर टच हो जाए तो क्या पार्ट में करंट नहीं आएगा ट्रांसफॉर्मर के? बिल्कुल आएगा। तो हम लोगों को जो HV और LV बुशिंग है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इस बात को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग है नहीं है। चलिए अगर कुछ देखिए, क्रीपेज डिस्टेंस बढ़ा देती है, एक शब्द होता है क्रीपेज डिस्टेंस, वो बढ़ा देती है कौन, इंसुलेटर। अब क्रीपेज डिस्टेंस देखा जाए तो एक इंसुलेटर का ही पार्ट है। जब पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्रीपेज डिस्टेंस को। खैर चलिए, तो अब देखिए क्या हो रहा है, OLTC की बात हो रही है। अब जैसे ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब आप समझिए ये आपका ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ठीक है। मान लीजिए 400 वोल्ट / 230 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 230 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, लास्ट में आपको इनपुट आउटपुट में कितना चाहिए, 230 वोल्ट ही चाहिए। आपको आउटपुट में क्या चाहिए, 230 वोल्टेज चाहिए। तो जब आप इसका ये जो प्राइमरी के ये दो वाइंडिंग है, मतलब ये तो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये दो तार हैं इसके, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, जाहिर सी बात है ये प्लस माइनस है, यहाँ पर आपने सप्लाई दे रखी होगी। अब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई लोड लगाया, ठीक है। अब इस लोड को चाहिए थे 230 वोल्टेज, आपका ट्रांसफार्मर भी 230 वोल्टेज का ही है। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो उससे बेहतरीन बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। राम मिलाए जोड़ी, मतलब 230 ये देता है और 230 का ही लोड लगा दिया। पर क्या फ़र्क पड़ेगा जब ये ट्रांसफार्मर 230 वोल्टेज ही ना दे। मान लो ये ट्रांसफार्मर आपके 250 वोल्ट देगा, तो आपका लोड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा। अगर 250 वोल्ट देगा, मतलब वोल्टेज अगर ज़्यादा मिलेंगे तो लोड फेल हो जाएगा, और अगर वोल्टेज कम मिलेंगे तो लोड परफॉर्मेंस घट जाएगी, मतलब लोड उतना आपका काम नहीं करेगा प्रॉपरली।
अगर हम इसको 200 वोल्टेज देंगे तो मतलब ये एक्चुअली 200 वोल्टेज खुद देगा। मतलब है क्या चीज कि ट्रांसफॉर्मर में रेगुलेशन के कारण वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। देना कितना चाहिए? 230। कई तरीके के इफेक्ट होते हैं ना। अब आप देखिए ड्रॉप ज्यादा हो गया तो 200 देगा, और अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश वोल्टेज बढ़ गए, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन की वजह से वोल्टेज बढ़ते हैं एक्चुअली। और वोल्टेज रेगुलेशन किसकी वजह से बढ़ता है? वोल्टेज रेगुलेशन मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था, आर पी यू कॉस फाई प्लस एक्स पी यू साइन फाई। तो रेजिस्टेंस मतलब ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस और ट्रांसफार्मर के इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता घटता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर मान लीजिए आपका बढ़ गया तो 250 का वोल्टेज मिल जाएगा और इंसुलेशन जल जाएगा। ऐसे में क्या करना होता है, अगर मान लिया हमने कि 230 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं, अब आपको 230 ना मिल के 200 वोल्ट मिल रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। आपको मान लो चलो 250 मिल रहे हैं, आपको ये मान लिया 250 वोल्ट मिल रहे हैं। तो क्या होगा, ये ऑन लोड टैप चेंजर क्या करेगा, लोड लगा है, सब कुछ वर्किंग चल रही है, ये क्या करेगा, टैप यहां पर लगा होगा। मतलब ये कब काम करता है, ऑन लोड टैप चेंजर कैसे काम करता है, ये एक तरीके का टैप चेंजर है, अब देखिए क्या करेगा, ये टैप को अपने आप ऊपर नीचे मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हटा के, अब जैसे 250 वोल्टेज मिल रहे हैं, तुरंत नंबर ऑफ टर्न्स हटा के 230 पर ले आएगा। मतलब कुछ इस तरीके से टर्न्स को एडजस्ट कर देगा कि वोल्टेज यहां पर 230 मिले। अगर 250 मिल रहे हैं तो टर्न्स को इस तरीके से ऊपर एडजस्ट कर देगा, अगर 200 मिल रहे हैं तो टर्न्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देगा एकदम से ऑटोमेटिकली याद रखिए कि यहां पर 230 वोल्टेज मिलने लगे। क्या है मतलब टर्न्स जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है, कट ऊपर नीचे, ऑटो ट्रांसफार्मर को तो हम चलाते हैं, बट ऑन लोड टैप चेंजर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि अरे यार 230 वोल्टेज देने थे, अब 250 पहुंच गए तो नीचे कर देगा टैप को, अगर 200 दे रहा है तो टैप को ऊपर कर देगा। ये काम है OLTC का, ऑन लोड टैप चेंजर का। बस अंतर दोनों में क्या है कि ऑफ लोड टैप चेंजर अगर है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा, फिर आपको पूरा ट्रांसफार्मर शट डाउन करना पड़ेगा। आपको जैसे पता चल गया कि 250 वोल्ट आ रहे हैं तो पूरा ट्रांसफार्मर बंद करना पड़ेगा, फिर ऑफ लोड टैप चेंजर को घुमाना पड़ेगा, तब जाके ऑफ लोड टैप चेंजर काम करता है। बट ऑन लोड में ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये एक बहुत फ़ायदा है। मैं जॉब में था तो एक बहुत बढ़िया कंपनी का ऑन लोड टैप चेंजर आता था, जर्मनी, MR जर्मनी करके। तो वहाँ मुझे समझ में आया, वो काफ़ी मुझे पता चला सीखने को कि MR जर्मनी करके एक टैप चेंजर आता है, बहुत बढ़िया टैप चेंजर आता है वो। तो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप लोग, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स मुझे ज़रूर चाहिए होंगे, है ना। चलिए, तो ये था ऑन लोड टैप चेंजर के बारे में। टैप चेंजर काफ़ी महंगा आता है, मतलब ये पार्ट जो है ना टैप चेंजर, ये काफ़ी महंगा पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन को सुधारता है, याद रखिए। अब बात करते हैं ब्रीदर और ड्रेन वाल्व की। पहले आप इतना उतार लीजिए। अब देखिए, ये आपका मेन टैंक था, ये आपका कंजर्वेटर यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो देखिए, फोटो भी देख सकते हैं। देखिए, ये टैप चेंजर का फोटोग्राफ है, इतना बहुत ज़्यादा खास। देखिए यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा तो ब्लैक लाइन से वो दिखा रखा है उन लोगों ने कि किस तरीके से टैपिंग बांध रखी है। मतलब हो सकता है आपको कम समझ में दिखाई पड़े, बट आप देख सकते हैं। एक देखिए टैप्स लगा रखे हैं, देखिए इस तरीके से एक ना टैप्स लगा रखे हैं, इस तरीके से देखिए कॉपर के टैप्स लगा रखे हैं। अब बात करेंगे ब्रीदर की। देखिए ब्रीदर का अरेंजमेंट देखिए, आप ब्रीदर का अरेंजमेंट देखिए। ये कंजर्वेटर है आपका, इस कंजर्वेटर से यहाँ पर निकल के आता है, एक बॉक्स बना रहता है, इसमें रखा रहता है सिलिका जेल, जिसको हम लोग ब्रीदर भी बोलते हैं, सिलिका जेल रखा रहता है। अब समझिएगा इस बात को, ये क्या काम करता है। मैंने आपको क्या बताया था, मेन टैंक में ऑयल भरा रहता है, आधा ब्रीदर में भरा रहता है। अब समझिएगा, ऑयल में जब भाप बनेगी तो भाप कहीं तो निकलेगी, तो भाप यहाँ से होती हुई ब्रीदर के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर ब्रीदर में नीचे होल रहता है,
तो वो निकल जाती है। अब समझना, सर्दियों में क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब समझिए, सांस ली तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब छाती अंदर गई, और छोड़ी तो ठीक है रिलीज हुआ। तो मतलब जो इन और आउट होती है एयर, मतलब आप समझिए क्या हुआ, मैंने हवा ली अंदर तो ये ठीक है, और जब हवा छोड़ूंगा तो हवा छोड़ दी। देखिए इसका मतलब सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है। जब यहाँ पे वेपर ज़्यादा हो जाता है, मतलब गर्म होने पे भाप ज़्यादा बनती है, तो भाप बन के ज़्यादा यहाँ से निकल जाती है। और सर्दियों में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सुकड़ता है। तो सुकड़ेगा तो कहीं ना कहीं एयर अंदर लेके ही तो सुकड़ेगा, मतलब जब ये सुकड़ेगा तो यहाँ से एयर भी अंदर आएगी। तो एयर में क्या हो सकता है, यहाँ पर मॉइस्चर, नमी हो सकती है एयर के अंदर। एयर के अंदर नमी हो सकती है। अगर वो नमी सीधी यहाँ चली गई तो ऑयल के अंदर अगर चली गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा। तो सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल कैल्शियम क्लोराइड का बना हुआ होता है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर डला रहता है। कैल्शियम क्लोराइड के छोटे छोटे वो डले रहते हैं, गिट्टी सी, मतलब आप देखेंगे पार्टिकल से डले रहते हैं। पार्टिकल तो नहीं कहना चाहिए, मतलब छोटे छोटे ना टुकड़े करके डाल देते हैं कैल्शियम क्लोराइड के, जिसको हम लोग सिलिका जेल भी कहते हैं। तो पूछता है पेपर में, पूछता है भारत कि सिलिका जेल किसका होता है, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, ब्रीदर के अंदर रखा रहता है। तो ब्रीदर क्या करता है, नमी को सोखता है, मतलब ब्रीदर सक्स द मॉइस्चर, या एब्जॉर्ब द मॉइस्चर लिख लीजिए, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। अच्छा, एयर क्यों चाहिए अंदर, एयर कैसे अंदर आ रही है, क्योंकि यहां पर जब ये ऑयल सुकड़ेगा तो एयर यहां से खींची चली जाएगी अंदर। तो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर कैल्शियम क्लोराइड का बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, देखिए जब ये ब्रीदर में जो सिलिका जेल है, कैल्शियम क्लोराइड है, नया नया लगा रहता है, तो ये ब्लू कलर का होता है। फिर मॉइस्चर को सोखते सोखते ये हो जाता है पिंक कलर का। मैंने आपको बताया ना, कैल्शियम क्लोराइड के जो छोटे छोटे पार्ट्स, वो मतलब छोटे छोटे ना वो टुकड़े पड़े रहते हैं कैल्शियम क्लोराइड के, तो वो शुरुआत में ब्लू कलर के होते हैं जब नए होते हैं। फिर वो ऑयल, वो एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते करते पिंक हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब ये बिल्कुल वाइट हो जाते हैं तो ये इंडिकेशन है कि अब ये बिल्कुल काम के नहीं रह गए हैं, अब ये मॉइस्चर नहीं सोख सकते, इन्हें बदल दो। अगर इन्हें बदला नहीं तो मॉइस्चर अंदर चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये कलर कहीं ना कहीं इंडिकेशन होते हैं कि ब्लू कलर है, इसका मतलब नया है, बिल्कुल टिंच बढ़िया है एकदम। पिंक है तो इसका मतलब क्या है कि अरे यार पिंक है, इसका मतलब कि अब ये बीच स्टेज में आ गया, मतलब इसने कुछ एब्जॉर्ब कर रखा है मॉइस्चर पहले से। और वाइट हो गया तो मतलब अब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बदलने की स्थिति आ गई है, तुरंत बदल दो तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं ड्रेन वॉल्व की। देखिए इतना क्लियर है आप लोगों को। देखिए ड्रेन वॉल्व यहाँ पर नीचे कहीं लगा रहता है, इधर कहीं ट्रांसफार्मर पर ड्रेन वॉल्व लगा रहता है। ठीक है, इधर लगा रहता है ड्रेन वॉल्व। अब आप लोग देखेंगे कि जब भी हमें ऑयल को बदलना होता है, मान लीजिए ऑयल में कार्बन पार्टिकल्स आ गए, या ऑयल का कहते हैं टेस्टिंग करनी है, तो यहाँ से ऑयल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है ड्रेन वॉल्व से, याद रखिए। ऐसे यहाँ पर ड्रेन वॉल्व बना रहेगा और यूँ करके घुमा दो, ठीक है, यूँ करके वो नहीं आता इस तरीके से, गोल तरीके से घुमाने के लिए टैप्स आता है, उसे घुमा दो, ऑयल निकाला जाता है यहाँ से। ठीक है, ऑयल डाला नहीं जाता, निकाला जाता है, याद रखिए ड्रेन वॉल्व से। तो ऑयल यहाँ से निकाल लेते हैं, ऑयल निकाल लिया, यहाँ से डाल दिया, ऊपर से जाता है, तो क्या होता है, सारा ऑयल यहाँ से निकल जाता है। ड्रेन वॉल्व, नाम इससे पता चल रहा है ड्रेन, ड्रेन माने निकालना। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसा लगा लेक्चर कमेंट जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए, चैनल को हमेशा चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।